साधना, साधना मुझे भूख लगी है। उफ। अरे क्या कर रहे हैं आप? गाना क्यों बंद कर दिया? मैंने गाना इसलिए बंद कर दिया ताकि मेरे दिल के दर्द की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच सके। दर्द? कौन सा दर्द है आपको? क्या तुम्हें एहसास है कि मैंने खाना नहीं खाया अब तक? जी हाँ, आप तो वक्त से पहले ही पार्टी छोड़कर चले आए थे। तो और क्या करता? एक अजनबी की तरफ बैठे हुए लोगों की नफरत भरी निगाहों के नश्तर सहता रहता। आई डोंट अंडरस्टैंड। इसमें नश्तर और अजनबी की क्या बात है? पार्टी हमने अरेंज की थी और हमारा फर्ज था कि हम मेहमानों का ख्याल रखते, उनका स्वागत करते। क्या क्या इस घर में सिर्फ आए मेहमानों की इज्जत की जाती है, अपनों की कोई इज्जत नहीं है? क्या मतलब है आपका? देखो साधना, हम दोनों बचपन के साथी हैं, साथ खेले साथ पढ़े, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर जाता हूँ। लेकिन तुम अपनी हद, अपनी मर्यादा से आगे बढ़ती जा रही हो। ये बात मेरे बस के बाहर हो गई है। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? जो मेरी पसंद थी, वकालत का पेशा, उसे करने से तो मना कर दिया। अब पति के दर्जे से तो मत गिराओ। तो दर्जे में रहिए, किसने मना किया है? अगर तुम्हारी नजरों में इसे जीना कहते हैं तो मैं वकालत फिर से शुरू कर रहा हूँ। इस घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने जा रहा हूँ। इस घर में आपको किस बात की कमी है? इज्जत की कमी है, खुददारी की कमी है। जब तक घर दामाद बनकर रहूंगा, बेशर्मी और बेइज्जती की चोट सहता रहूंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि खुद अपने पैरों पर खड़े होकर, रूखी सूखी खाकर इज्जत की जिंदगी गुजारूंगा। अपने पैरों पर खड़े होकर रूखी सूखी खाना आप ही को मुबारक हो। रूखा सूखा खाने की आदत न मुझको है, न मेरे खानदान में किसी को है। समझा? तुम मेरे साथ रूखी सूखी खाकर नहीं जी सकती, तो फिर अमीर घराने की लड़की होकर मुझ जैसे गरीब मामूली लावारिस इंसान के साथ ब्याह क्यों किया? सिर्फ फैशन के लिए, या मांग में बाजार से खरीदा हुआ सिंदूर भरने के लिए, या समाज में अपने आप को शादीशुदा कहलवाने के लिए? और अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरे बाप की कमाई हुई दौलत पाने के लिए? नहीं चाहिए तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत। इसीलिए सोचता हूं इस घर को छोड़कर चला जाऊं। तुम मेरे साथ आओगी या नहीं? पत्नी होने के नाते तुम्हारा हुक्म मानने से पहले मैं अपने डैडी के विचारों को जान लेना जरूरी समझती हूँ। तुम्हें पिता चाहिए या पति चाहिए? दोनों चाहिए, लेकिन दोनों में पहले मेरे पिताजी थे, उसके बाद आप मेरी जिंदगी में आए। दो कश्तियों में सवार होकर सफर की इच्छा रखने वाले बेवकूफ कहलाते हैं, और सुराख वाली कश्ती में सफर की इच्छा रखने वाले उससे भी बड़े बेवकूफ कहलाते हैं। ब्यूटीफुल! क्या जबान इस्तेमाल की है! खुले शब्दों में कहे बगैर कितनी आसानी से तुमने अपने दिल की बात कह डाली। मैं एक सुराख वाली कश्ती हूँ, यानी एक निकम्मा इंसान जिसके पास सर छुपाने के लिए ना कोई घर, ना जिंदगी का कोई मकसद। तुम्हारे ही घर में तुम्हारी टुकड़ों पर पलने वाला और जिंदगी की धूप से बचने के लिए तुम्हारी छांव में जीने वाला एक बेगैरत इंसान हूं, यही ना? ऑलराइट साधना, एक दिन यही सुराग वाली कश्ती तुम्हें जिंदगी बचाने वाली लाइफ बोट बन कर दिखाएगी। तुम जिस घास के तिनके को हकीर समझती हो, वही तिनका एक दिन तुम्हें डूबने से बचाएगा। यह बेसहारा इंसान एक दिन तुम्हें सहारा देगा। यह बिना परछाई का सूखा पेड़, एक दिन इसी सूखे पेड़ पर तुम अपना घोंसला बनाने आओगी। आज 15 अगस्त का दिन हमारे देश की आजादी का दिन है, और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे शहर में पूज्य बाबूजी के रास्ते पर चलने वाले त्याग मूर्ति श्री अमृतलाल जी भी मौजूद हैं। अब मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से श्री अमृतलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने शुभ हाथों से पवित्र तिरंगे को लहराएं। मैं एक खूनी हूँ और सेठ अमृतलाल का खून करके आई हूँ। क्या? अमृतलाल जी का खून? हाँ, इसी रिवॉल्वर से किया है।
ये मेरे पति का रिवॉल्वर है, जो पनवेल पुलिस स्टेशन में सर्किल इंस्पेक्टर है। हवलदार, बंद कर दो इन्हें। चलो। हाथ छोड़ो। अगर नेक और गरीबों के हमदर्द लोगों का इसी तरह दिन दहाड़े खून बहता रहा तो लोगों को तो भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा। कभी कभी तो दिमाग काम नहीं करता है। नमस्ते चौधरी साहब। आइए विष्णु प्रसाद जी, बैठिए। नमस्ते। हम लोग अभी अमृतलाल जी की हत्या का जिक्र कर रहे थे। जब हम लोग का ये आलम है कि ये खबर सुनकर हमारी रूह कांप गई, तो आप पर जाने की अभी होगी। आप तो उनके करीबी दोस्त थे, सारे दान धर्म के काम आप ही के हाथों हुआ करते थे। चौधरी साहब, मैं दरअसल उन्हीं की हत्या के केस के सिलसिले में आपसे कुछ बातें करने आया था। केस? केस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता विष्णु प्रसाद जी। वो हत्यारों तो सीधे फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाली है। उसने हजारों लोगों की मौजूदगी में कत्ल किया, उसकी तस्वीरें उतारी की जो अखबारों में छप चुकी हैं, फिर उसने पुलिस में जाकर खुद अपना रिवॉल्वर सरेंडर किया, इकबाल जुर्म किया। ये मुकदमा तो आईने की तरह साफ है। इट्स एन ओपन शट केस। व्हाट डू यू से बेटी? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पुजारी जी, उस लड़की को फांसी होकर रहेगी। मैं उस लड़की को फांसी लगवाने के लिए नहीं, उसे फांसी से बचाने के लिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। जी? जी हाँ, इस केस को लड़ने के लिए कोई वकील आगे नहीं आ रहा है। तो आप मेरे पास चले आए? जी। और ये उम्मीद लेकर कि मैं अमृतलाल जी जैसे इंसान को उनकी मौत के बाद मुजरिम साबित करके उस लड़की को फांसी से बचा लूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धर्म की सेवा करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे, इंसाफ का सर दुनिया में ऊंचा कर देंगे चौधरी साहब। विष्णु प्रसाद जी, लगता है अमृतलाल जी की मौत के सदमे ने आपका दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ दिया। आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं बिल्कुल होश में हूँ चौधरी साहब। आप अमृतलाल जी के बारे में कुछ नहीं जानते। वो 2 सूरतों वाला इंसान था। देखने में देवता लगता था, लेकिन असलियत में वो गुनाहों का देवता था। पर्दे के पीछे उसकी गोरख धंधे वाली सूरत नहीं देखी आपने चौधरी साहब? पर्दे के पीछे गोरख धंधे वाली सूरत? वो क्या थी? वो इस वक्त तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा चौधरी साहब। कमाल करते हैं आप भी, तफसील तो बताते नहीं हो। कहते पर्दे के पीछे उनके गोरख धंधे थे, और अगर थे भी तो आज तक आप खामोश क्यों थे? उनके मरने के बाद आपका मुंह कैसे खुल गया? मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ चौधरी साहब, लेकिन आप मदद करें तो यही नहीं, और भी बहुत सारी सच्चाइयां दुनिया के सामने आ सकती हैं। जी नहीं, ये इतना क्लियर और साफ कत्ल का मुकदमा है कि मैं क्या दुनिया का कोई भी वकील इस केस को डिफेंस करने से इनकार कर देगा, और जो डिफेंस करेगा उससे ज्यादा नालायक, अहमक और पागल आदमी इस दुनिया में नहीं होगा। आप मेहरबानी कीजिए, जाइए यहाँ से। नमस्ते। ठहरिए पंडित जी, ये केस मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। जी? पंडित जी, हैरान होने की कोई बात नहीं है। आपने सारी जिंदगी भगवान की सेवा की है। आपकी बातों पर विश्वास करते हुए मैं ये केस अपने हाथ में ले रहा हूं। आप सच कह रहे हैं बाबूजी? पंडित जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं शाम को आकर आपसे मिलता हूं। धन्य हो विजय बाबू, धन्य हो। आप फिर एक बार साबित करेंगे कि भगवान मजलूम की रक्षा के लिए कहीं न कहीं से किसी न किसी को भेज ही देता है। मैं शाम को मंदिर में आपकी राह देखूंगा। मैं चलता हूं। विजय, तुम क्या वाकई इस केस को अपने हाथ में ले रहे हो? जी अंकल। लेकिन क्यों? तुम में ये खामखा का जोश क्यों पैदा हो गया? जोश नहीं पैदा हो गया, बल्कि मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि मैं कम दिमाग, पागल, बेवकूफ नहीं हूं। तुम बेवकूफ नहीं, बेगैरत होते जा रहे हो। तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि जिस केस को मैं लेने से इनकार कर रहा हूं, उस केस को तुम हाथ में लेने जा रहे हो। अंकल, आप जिसे हासिल करना चाह रहे हो उसे मैं हासिल करना चाहूं तो वाकई मैं बहुत बेगैरत हूं, लेकिन जिसे आप ठुकरा रहे हो उसे मैं हासिल करना चाहूं, मैं समझता हूं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कल तक मुझसे पूछे बगैर तुम्हें कदम नहीं उठाते थे, और आज तुम्हें अपना अच्छा और बुरा समझने की तमीज तक पैदा हो गई। तुम्हें जिंदगी की राह पर चलना मैंने सिखाया, और आज उन्हीं पैरों के तले मेरी इज्जत को रौंद रहे हो। तुमको जबान मैंने दी, और आज उसी जबान के बल पर तुम मेरे मुकाबले में खड़े हो रहे हो। मैं आपके मुकाबले में खड़ा नहीं हो रहा हूं अंकल, मैं जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो रहा हूं। इस वक्त मैं तुम्हारे ससुर नहीं, तुम्हारे सीनियर की हैसियत से कह रहा हूं विजय, कि तुम इस केस को अपने हाथ में नहीं लोगे। आई एम सॉरी सर, मैं बहुत दिनों तक आपका जूनियर रहा, और अब ये जूनियर अपने सीनियर की तरह खुद अपने बल पर नाम कमाना चाहता है। विजय, यू आर गोइंग टू फास्ट, बट स्टडी एंड वेरी स्टडी। देखा आपने इस नालायक पति को? कितना घमंड समा गया इसके सर में। इन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया मैंने इसको, और आज इन्हीं हाथों को काटना चाहता है वो। अब आप में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे डैडी के साथ जबान दराजी करने लग गए? मैं तुम्हारे डैडी के साथ जबान दराजी नहीं कर रहा था,
बल्कि अपने सीनियर वकील के साथ बहस कर रहा था, जिन्होंने मुझे बहस करने की तालीम दी। और अगर वो मुझे ये कहें कि तुम अपनी तालीम और लियाकत का इस्तेमाल मत करो, तो ये जुल्म है, और जुल्म के खिलाफ लड़ना हर इंसान का पैदाइशी हक है। क्या वो सिर्फ तुम्हारे सीनियर हैं और कुछ नहीं? अपनी बेटी तुम्हें सौंपकर जिस एडवोकेट चौधरी ने तुम्हें अपना दामाद बनाया, समाज में इज्जत दिलाई, क्या वो चौधरी तुम्हारे ससुर नहीं है, सिर्फ सीनियर है? नहीं, वो मेरे ससुर हैं, लेकिन जहां तक मेरी इज्जत का संबंध है, वो मुझे भीख में नहीं चाहिए। मैं अपनी इज्जत खुद कमाना चाहता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि ये केस जीतकर आपको इज्जत और शौहरत मिल जाएगी, तो ये सिर्फ आपका वहम है, एक ख्वाब है। फैसला सुनाने वाली तुम हो या जज साहब? हर बात का जवाब देना आता है, लेकिन मेरे डैडी की इज्जत और शौहरत का ख्याल नहीं आता तुम्हें? मेरे डैडी ने तुम्हें पाला, मेरे डैडी ने तुम्हें पढ़ाया, मेरे डैडी ने तुम्हें खिलाया, सारी जिंदगी मेरे डैडी के घर में रहते आए हो, और आज हमारे ही घर में रहते हुए हमारे पीठ में खंजर भोंक रहे हो। साधना, मैं गरीब किसी की पीठ पर क्या खंजर भोंक सकता हूँ? अपने लिए तो 2 निवाले नहीं खरीद सकता, तो किसी की पीठ पर भौंकने के लिए खंजर कहां से खरीद सकता हूँ? और ना ही ये मेरी आदत है। वैसे भी मैं महसूस कर रहा हूं कि अब मैं इस घर में किसी से निभा नहीं सकता। कदम कदम पर निराश करने वाला माहौल है, और मुझसे इस माहौल में जिया नहीं जाएगा। और इसीलिए आज, बल्कि इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे पिताजी की मान मर्यादा, इज्जत, शौहरत को हिफाजत से इस घर में छोड़कर जा रहा हूं। आज से समझ लो, मैं मशहूर एडवोकेट चौधरी कैलाशनाथ का दामाद नहीं, बल्कि MA LLB एडवोकेट विजय कुमार हूं। अब हमारी मुलाकात सिर्फ अदालत में होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा। डैडी, 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 वो अपने कपड़े और सामान बांधकर इस घर से जा रहे हैं। क्यों? कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से नामवर वकील बनना चाहता हूँ। उनको हमारे घर का माहौल घुटन वाला और कदम कदम पर रुकावट वाला लग रहा है। ऐसी? आइए वकील साहब, बैठिए। नहीं अंकल, इतने दिनों तक तो बैठकर ही खाता रहा हूं, अब तो खड़ा होने दीजिए। कहाँ? सड़क पर? जी नहीं, अदालत में। मुबारक हो विजय, तुम्हारे ये मजबूत इरादे जानकर और तुम्हारे ख्यालात सुनकर बेहद खुशी हुई, और यकीन मानो तुम्हारे इन पुरजोश इरादों के बीच मैं या मेरी बेटी कभी नहीं आएंगे। जाओ, बहुत बड़े वकील बनो, इज्जत कमाओ, नाम कमाओ, दौलत कमाओ। इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए खुले रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो विजय, मैं उम्र में और तजुर्बे में दोनों में तुमसे बड़ा हूं, इसलिए बता रहा हूं। मैंने जोश वाले भी देखे और जोश वालों का अंजाम भी देखा है। जिस मुकदमे के बल पर तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, वो मुकदमा एक दिन कुल्हाड़ी बनकर तुम्हारे पैर काट डालेगा और मेरी इज्जत का सर काट डालेगा। तुम्हारा भविष्य और मेरी इज्जत दोनों तुम्हारे हाथ में है, इसलिए जो कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अंकल, आपकी ये नसीहत मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, विजय, डैडी, वो गुस्से में जा रहे हैं। आप उन्हें रोकने के बजाय उल्टा जाने को कह रहे हैं। बेटी, जिस इंसान को कभी गुस्सा नहीं आता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। गुस्सा मन का मवाद है, उसका निकल जाना ही बेहतर है। कभी कभी जिंदगी में गुस्सा आता है तो हमेशा के लिए भला हो जाता है, और उसका भला होगा तो तुम्हारा भला होगा। जाने दो इसे, जाने दो।